देखिए हम लोग आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। ठीक है, एटम्स के बारे में तो आप लोग जूनियर सेक्शन में पढ़े होंगे, एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसको डिटेल में जानेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। देखिए एटम्स जो होता है ये किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अदरवाइज मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस को आप तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तो आपको सबसे जो छोटा पार्टिकल मिलेगा वो होता है एटम। इसके बेसिस पे सबसे पहले जो इंडियन साइंटिस्ट थे महर्षि कनाद, उसने बताया था इसके बारे में कि एटम जो होता है वो किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा पार्ट, मतलब किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट हो गया या कोई सब्सटेंस हो गया, उसको आप तोड़ते जाइए तो सबसे जो छोटा पार्टिकल मिलेगा वो, उसका नाम दिया था परमाणु, ठीक है। तो महर्षि कनाद, तो उसी को बाद में जॉन डाल्टन और भी साइंटिस्ट आए बाद में उसका नाम एटम दिए, ठीक है। तो एटम्स का आगे इसमें हम पढ़ेंगे भी, जॉन डाल्टन ने कुछ थ्योरी भी था इसमें, ठीक है, एटम्स के बारे में कुछ इसके पोस्टुलेट भी था बाद में। और महर्षि कनाद ने एटम्स के बारे में भी कुछ कहा था। और बेसिकली है क्या कि देखिए आप एटम्स के बारे में आप जितने जानते हैं, ठीक है, अभी तो उसको हम लिखते हैं और उसको डिटेल में जानते हैं, फिर एक एक करके और इसमें एटम्स के बारे में जैसे जैसे हम आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम एटम्स के बारे में जानते जाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं इसमें, एटम्स को पहले जान लेते हैं, एटम्स होता है क्या, ठीक है। व्हाट इज एटम? तो एटम को आप डिफाइन कर सकते हैं, एटम क्या होता है, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है that can live in free state, sorry that can't live in free state but participate in chemical reaction, ठीक है। तो जो फ्री स्टेट में ही रहता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना। तो हम लिख सकते हैं एटम्स के बारे में, इट इज द स्मॉलेस्ट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दैट कांट लिव इन फ्री स्टेट but can participate in chemical reaction. In chemical reactions. मतलब ये क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। फ्री स्टेट में तो नहीं रहता, ठीक है, लेकिन क्या होता है ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज व्हाट एटम, ठीक है। ये एटम होता है। एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो एक सोडियम का भी एटम होता है, इसका स्फेरिकल सेल, मतलब मानते हैं एटम का जो से मतलब शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का एटम्स का ऐसा कुछ शेप होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है वो देखिए, मॉलिक्यूल की बात करें तो ये क्या होता है, ये आपको फ्री स्टेट में रह सकता है, ठीक है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे H2O का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है, लेकिन हम इसका डेफिनेशन पे लिख लेते हैं कि क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसलिए स्मॉलेस्ट तो होता नहीं लेकिन ये मॉलिक्यूल से बड़ा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, तो ये कह सकते हैं कि ये एटम जो मॉलिक्यूल जो है एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय एटम्स, या एटम अगर केमिकली ज्वाइन हो जाता है तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल फॉर्म्ड बाय एटम्स, ठीक है, एटम से बनता है केमिकल ज्वाइन होकर, ठीक है। ज्वाइनिंग देम, ठीक है। और एक होता है क्या, इट कैन, इट कांट लिव इन फ्री स्टेट, सॉरी इट कैन लिव इन फ्री स्टेट, ये रह सकता है, इट कैन रिमेन इन फ्री स्टेट,
रिमेन्स इन फ्री स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट में रह सकता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये नहीं करेगा, ठीक है, बट कांट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, तो आप बोलेंगे एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे छोटा सब्सटेंस के बारे में पता चला। अभी एटम्स भी बाद में टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटता है एटम्स, ठीक है, लेकिन हम उसकी बात अभी बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक तो होगा, ये बना हुआ एटम से, तो एटम्स में ये टूटेगा, ठीक है, कुछ केमिकल सब्सटेंस या कुछ केमिकल रिएक्शंस करने के बाद ये टूटता है, फिजिकल मेथड से तो नहीं टूटता है, कुछ केमिकल मेथड से टूट सकता है। एग्जांपल में इसका आपको आ गया H2O का जैसे मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल का भी टाइप होता है, ठीक है, आगे मॉलिक्यूल का टाइप होता है, जैसे मॉलिक्यूल सेम एटम का भी होता है, ठीक है, और डिफरेंट एटम्स का भी होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर बना हुआ है। तो ये जो है दोनों अलग अलग मतलब मॉलिक्यूल्स है, ये भी मॉलिक्यूल्स है, ये भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये अलग मॉलिक्यूल्स है, ये अलग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट है ये, और ये मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। तो और भी हम बात कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। फिर से देखिए और मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा और डिटेल में और एटम्स को डिटेल में जानते हैं, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूल्स जो है ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और ये एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। कि दुनिया का कोई भी मतलब समझते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें तो जैसे मान लीजिए जैसे सेल होता है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े, सेल क्या होता है कि जो कोई भी लिविंग थिंग्स जो बना होता है वो सेल से बना होता है, ठीक है। इसी तरह से दुनिया में कोई जो ऑब्जेक्ट है ना, लिविंग हो या नॉन लिविंग, एक्चुअली सेल जो भी बना, सेल भी बना है ना, सेल भी एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एटम से मिलकर फिर सेल बनता है, फिर सेल जो है बाद में टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस टाइप से यहाँ से जो है उसी टाइप से एटम से बनता है सब कुछ, ठीक है। तो बेसिकली जो हम बताएं कि दुनिया में जितने भी मतलब ऑब्जेक्ट है वो एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल से मिलकर वो सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो एटम या इसको एटम देखिए, अगर इसको और भी डेफिनेशन आप चाहे लिखना तो लिख सकते हैं। एटम जो होता है ये एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। एटम जो एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट से या एक ही मतलब एटम अब आगे टूटेगा नहीं, ऐसे मतलब समझ जाइए, ठीक है। इसको फर्दर आप अगर तोड़ते जाइए ना, ऐसा अगर टूट गया फर्दर आप इसको तोड़िएगा ना, तो ये आपको टूटने वाला नहीं है ना, आगे ये नहीं टूटेगा, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टूटता है वो अलग बात है, उसको तोड़ने का अलग मेथड है, ठीक है। लेकिन आप एटम को डायरेक्ट फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते। जैसे सब्सटेंस को हम तोड़ते गए मॉलिक्यूल्स बना, फिर उसको तोड़ के एटम बना दिए, फिर एटम को तोड़ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना दिए, ऐसा नहीं कर सकते आप डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको भी तोड़ने का मेथड बताएंगे कैसे इसको मतलब ये कैसे पता चला कि एटम से एटम जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ये भी आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है। इसके बाद वाले चैप्टर में स्ट्रक्चर जो ऑफ एटम जब हम पढ़ेंगे तब उसके बाद इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे मतलब क्या हुआ, किसकी हम बात करें, एटम जो, ठीक है, क्या होता है एटम, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और ये क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, फ्री स्टेट में रहता है, लेकिन सॉरी फ्री स्टेट में नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन जो है पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ऑक्सीजन की बात करें और हाइड्रोजन की बात करें, H2 और O2 मिलकर बनेगा H2O। तो यहाँ जो पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा था, ना कि O2 कर रहा था। ऑक्सीजन में 2 एटम है यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन में भी यहाँ पे 2 एटम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या कंबाइन करके बना है H2O। बेसिकली यहाँ पे लिखने का मतलब ये हुआ कि O2 होने का मतलब ये स्टेबल अभी है ना, फ्री स्टेट में है ना, मतलब फ्री स्टेट में होने का मतलब क्या हुआ, अभी O2 है। इसमें रिएक्शन कौन करा जाके, तो रिएक्शन ऑक्सीजन करा था और हाइड्रोजन करा था रिएक्शन, ठीक है, आपस में, तब ये बनाया था H2O।
है ना। आगे हम बताएंगे कि रिएक्शन भी कैसे करता है, वैलेंसी से रिलेटेड होता है। तो अभी हम इतना समझते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है देखिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। जब केमिकल जब वो आपस में एटम कंबाइन करता है तो उसमें जो है कुछ कुछ चीजें होता है, ठीक है। वो क्या होता है उनको हम बता रहे हैं। पहली बात तो साइंटिस्ट ने नोटिस करा कि, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो दो केमिकली रिएक्टिव सब्सटेंस को अगर आपस में मिलाइएगा तो उनका जो मास है ना वो कांस्टेंट रहता है। जैसे एक ए सब्सटेंस ले लिए, एक बी ले लिए, दोनों को मिला दिए, एक नया सब्सटेंस सी बना, तो ए और बी का जो मास था जितना हुआ दोनों को ऐड करें तो जो सी का मास था उसके बराबर होता है, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में और समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, हम एक एक करके लिख लेते हैं। पहली बात हम लिखेंगे लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दूसरी बात हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरी बात हम बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हम बात करें तो जैसे हम एग्जांपल की बात अभी बोले थे, ठीक है, जैसे एक सब्सटेंस ए है, इसको रिएक्ट करा दिया बी के साथ, ये नया सब्सटेंस बना दिया सी हमको रिएक्ट करने के बाद, तो हम देखेंगे ए और बी का जो मास था, ठीक है, ए का मास अगर एक्स यूनिट है और बी का मास अगर वाई यूनिट है तो सी का जो मास होगा ये आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई यूनिट। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ए का जो मास है, बी का जो मास है, दोनों को मिला के, ठीक है, तीसरा का जो मास होगा, ये दोनों को मिला के जो मास होगा वही मास सी का होगा। ऐसा नहीं कि दोनों मिल गया और इसका मास गायब, कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एटम्स का जो होता है इसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होता। एटम जो होता है ना इसके साथ जो होता है वही रहता है इसके पास, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ एटम बीच में गायब हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ आपको वो बता रहे हैं, देखिए कि केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान में मास जो है वो खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो जो मास रिएक्टेंट का होता है वही मास प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो देखिए ये जो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, ये लेवोजियर नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है। इसने क्या बताया था कि ड्यूरिंग द केमिकल, ये 1774 में ये बात बताया था, ठीक है, कि ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। तो जो टोटल मास होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं उसको इन केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला दीजिए तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मान लीजिए 10 ग्राम था, ऐसा कुछ भी मान लीजिए। ये अभी स्टोइकियोमेट्री आप लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा कितने ग्राम के कितना ग्राम रिएक्शन कर सकता है। हम एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ये 10 ग्राम है और ये मान लीजिए 5 ग्राम के साथ रिएक्शन किया, कि 5 ग्राम के साथ रिएक्शन करा तो ये बनेगा 15 ग्राम, ठीक है। तो ये 10 और 5 मिलकर 15 ग्राम होगा, ठीक है। मतलब कि टोटल जो मतलब मास होता है
केमिकल कॉम्बिनेशन में वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब जो रिएक्टेंट का मास होगा, रिएक्टेंट क्या होता है, ये दोनों जो केमिकल रिएक्शन से पहले होता है, ठीक है। मतलब ये दो सप्ताह से रिएक्टेंट हो गया है ना, और ये हो गया आपको प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का जो होता है रिएक्टेंट और राइट साइड हो गया प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आपको, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट तो हीट किया गया, ये 100 ग्राम था, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करा गया, ठीक है। हीट करने के बाद ये CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। तो ये मान लीजिए 40 ग्राम और ये 60 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है, तो बताइएगा आपको ये CO2 कितना होगा, ये x। बताइए आप x का वैल्यू क्या होगा, आप बता सकते हैं ना। देखिए 100 ग्राम था, 100 ग्राम में 60 ग्राम CO बन गया, तो ये कितना बनेगा 40 ग्राम, है ना। तभी तो ये दोनों मिलकर ये आएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 100, ये x प्लस 60 इक्वल टू होगा 100। तो x का वैल्यू आपको सीधे निकाल सकते हैं, x इक्वल टू आएगा आपको 40 ग्राम, है ना। तो आपको ये आएगा 40 ग्राम। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर आपको ऐसा ही दे सकता है, ठीक है, कि ये हो गया आपको मान लीजिए 60 ग्राम और ये हो गया आपको मान लीजिए 20 ग्राम। तो आपको पूछा गया ये कितना था, बताइए। आप निकाल सकते हो इसके बेसिस पे कितना हो जाएगा, दोनों को आप ऐड कीजिए तो ये 80 ग्राम था, ठीक है। इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर से बता दे, 1 मिनट देखो। मतलब क्या हुआ कि आपको बताया गया इसमें कि मान लीजिए 60 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना, इसको हीट करने के बाद, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद 60 ग्राम ये बना और 20 ग्राम ये बना। तो पूछा गया कि ये कितना था, इसका मास कितना था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसी से ये दोनों टूट के बना है, तो ये दोनों जितना होगा उतना ही होगा, अकेले होगा। तो ये 60 और 20 और मिला के आपको 80 ग्राम होगा। ये 80 ग्राम था, तभी तो ये 60 ये बना और 20 ये बना, है ना। इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो मास है, आपको क्या बता था इससे पहले कि टोटल मास कंजर्व होता है केमिकल रिएक्शन में, जो है टोटल मास कंजर्व होता है, वो मास कहीं नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जो मास है आपको वो कंजर्व रहेगा, ठीक है, मास कभी चेंज नहीं होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट के साथ ये और ये जो बना है ना, तो ये 80 ग्राम था, ये 60 ग्राम बनेगा और ये 20 ग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन टोटल मास और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रिमेन कंजर्व। तो ये मास जो है आपको टोटल कंजर्व रहेगा, क्योंकि 60 और 20 और 60 मिलके ये 80 हो रहा है, तो ये पक्का 80 ही होगा, ठीक है। और भी कुछ कह सकता है आपको, मान लीजिए यहाँ पे ये 60 के बदले आपको दे दिया ये 80 है, फिर 20 की वजह आपको दे देगा ये 50 ग्राम है। तो पूछा गया आपको कि इसका मास कितना था, आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सर, हाँ, इन दोनों का आप प्लस कीजिएंगे तो इसका मास होगा आपको 130 ग्राम, ठीक है। तो 130 ग्राम इसका मास आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए मतलब क्या हुआ कहने का, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे वाटर है ना, वाटर आपको क्या होता है, H2O होता है, आप लोगों को पता है, 2 हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये आप कहीं का ले लीजिए पानी, चाहे टैप का लीजिए पानी, टैप मतलब नल का, या नदी का लीजिए, रिवर का, या फिर समुद्र का लीजिए, सी का, सारे वाटर में आपको एक चीज कॉमन मिलेगा, H2O ही होगा। H2 का मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट होता है और एक ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एटम का मास 16 यूनिट, हाइड्रोजन के मास, आगे हम और भी एलिमेंट है सबका मास पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए ये बात जान लीजिए कि एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट, एक ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 16 यूनिट। तो इनका जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो एक को 2 से गुना कीजिए, 2 आया मास, और एक ऑक्सीजन का 16 आया। अब आपको पता है ये रेशियो है ना, तो रेशियो को आप काट सकते हैं 2 से, दोनों कट रहा है तो 1:8 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जब भी फॉर्म करेगा ना, तो हमेशा 1:8 नहीं बनेगा। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन को लाइए तो 8 ग्राम ऑक्सीजन को लाइए, तभी दोनों आपस में फॉर्म करके वाटर बनाएगा आपको, ठीक है। तो इसी रेशियो को है, इस रेशियो को जो नाम दिया गया है कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमेशा। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम, है ना।
कार्बन का एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है, इसकी बात करें, सॉरी 12 होता है कार्बन का, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 12 होता है। तो देखिए एक कार्बन का 12 हो गया, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक का मास 16 तो 2 का 32। अब 4 से कट गया दोनों, 4 से 4 3 या 12 और 4 8 या 32। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा ना, ये 3:8 में ही रहेगा हमेशा मास के अनुसार। मतलब क्या हुआ कि 3 ग्राम हम लेंगे कार्बन तो 8 ग्राम लेंगे ऑक्सीजन, तभी आपस में मिलके CO2 गैस बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। तो ये बात आपको समझना है। तो यही हम बता रहे थे कि जो इसका रेशियो होता है ना, टैप वाटर लीजिए, रिवर लीजिए, सी लीजिए, सभी वाटर का रेशियो 1:8 ही होगा। और यहाँ पे ठीक है जो ये रेशियो होगा, ठीक है, CO2 का 3:8 ही होगा हमेशा, ठीक है। तो ये रेशियो फिक्स होगा, ठीक है, हमेशा। इसी फिक्स रेशियो को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये हमेशा प्रोपोर्शन में फिक्स रहेगा। वैसे ये दिया था जैसे पुस्ट नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, और हम इसको लिख लेते हैं कब दिया था और क्या इसमें कहा था। तो इसमें क्या कहा देखिए, लॉ ऑफ का जब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या था, ठीक है, एक पोस्ट जैसा पोस्ट नाम का साइंटिस्ट था ये, और 1779 में इसने दिया था, ठीक है। ये अपनी बात कहा था कि इन द केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है, ठीक है, रेशियो ऑफ सेम कंपाउंड हाँ एक मिनट, रेशियो ऑफ लीजिए एलिमेंट, ठीक है, रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट ठीक है, remains constant in same compound, ठीक है। मतलब कहने के क्या हुआ कि अगर हम सेम कंपाउंड की बात करें तो सेम कंपाउंड में, ठीक है, जो रेशियो होगा एलिमेंट का, ठीक है, मास का जो रेशियो होगा एलिमेंट का वो हमेशा फिक्स रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये वेरिएबल नहीं होता। ये फर्स्ट नाम का साइंटिस्ट बताया था, ठीक है, 1779 में। ये बात आपको याद रखनी है। जो अभी हमने इसके पहले समझाया एग्जांपल देखिए, वही जैसे वाटर में रेशियो होगा 1:8 हमेशा, ठीक है, H2O का रेशियो हमेशा 1:8 होता है। CO2 का आप अगर रेशियो देखना चाहेंगे तो ये आपको होगा अभी 3:8 अभी निकाले थे, ठीक है। इसी तरह से और भी एलिमेंट है, आप इसका निकाल सकते हैं एक एक करके, ठीक है। तो हम इसको अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल हम करेंगे तो आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट की बात किया जाए, ठीक है। सॉरी इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि 1.288 ग्राम जो है, ठीक है, ये कॉपर है। 1.288 ग्राम जो है ये कॉपर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में यहाँ पे है, ठीक है, और ओके एक मिनट क्या पेपर है, ठीक है, दिख रहा आप, ठीक है। वो हम नोट कर देंगे क्या क्या चीज आया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट में कितना मतलब दे रखा है कि इतना ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन फ्रॉम इतना ग्राम ऑफ कॉपर, ओके। तो इसमें से ये कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है,
कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर कितना आया, इसमें कॉपर आया 1.03 ग्राम, 0.03 ग्राम जो था ये कॉपर था। ठीक है, उसी टाइप से दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, इसमें क्या मिल रहा है आपको, इसमें देखिए। ठीक है, 3.672 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है, 3.672 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें से आपको कॉपर मिल रहा है। ठीक है, 2.938 ग्राम, 2.938 ग्राम जो है ये इसमें कॉपर है, आपको दिख रहा है। तो पूछा गया है कि ये जो है वेरीफाई कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। या देखिए इसमें क्या है कि कॉपर ऑक्साइड मतलब क्या, कॉपर है और ऑक्सीजन इसमें ना। तो पहला एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें। ठीक है, इसमें कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.288 ग्राम। ठीक है, इसमें कॉपर ऑक्साइड है मतलब CuO, कॉपर और ऑक्सीजन दोनों है। इसमें से कॉपर कितना है 1.33 ग्राम। तो देखिए 1.03 ग्राम कॉपर है, इसमें से आप कॉपर निकाल लीजिए, इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर निकाल लीजिए, क्या बचेगा आपको, ऑक्सीजन बचेगा ऑब्वियसली। इस कॉपर ऑक्साइड से आप कॉपर निकालेंगे तो कॉपर बचेगा, तो माइनस कर लीजिए कितना बच रहा ऑक्सीजन, तो ये आपको आएगा 852 0.258, ये ग्राम निकला ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये कॉपर ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखिए कॉपर ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1.03 डिवाइडेड बाय 0.258। आप अगर इसको काटिएगा ना तो आप इसको काटिएगा, कॉपर, यह ऑक्सीजन। तो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो हमको निकालना है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्सीजन का आपको रेशियो निकालिएगा, इसको काटने के बाद ये इसको डिवाइड कीजिएगा तो अप्रॉक्स 4 टाइम में ही आएगा। ठीक है, तो ये 4:1 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कितना है 3.672, ये मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है। तो इसमें कॉपर कितना है 2.938। आप अगर इसको माइनस कर लीजिए कॉपर को, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर माइनस होगा तो ऑक्सीजन बचेगा, तो माइनस करके देख लीजिए क्या आ रहा है। तो ये आपको आएगा 4, ये 3 और यहाँ बचेगा आपको 7.0। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन का निकाल लीजिए रेशियो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो आएगा, आपको कह सकते हैं कॉपर है 2.938 और ऑक्सीजन है यहाँ पे 0.734। इन दोनों का आप कैंसिल कीजिएगा तो ये भी आपको कितना आएगा अप्रॉक्स 4:1 के बराबर आएगा। ठीक है, ये भी 4 टाइम में कट जाएगा अप्रॉक्स। तो देखिए दोनों का सेम आ रहा है ना, तो सेम आने का मतलब क्या हुआ, यस इट इज वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट ट्रू है और ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर रहा है ना। तो सो हम लिख सकते हैं, सो बोथ द एक्सपेरिमेंट वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, देखो इसमें क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये कंबाइन करता है 1:8 में, ये पता है तुमको, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इसका रेशियो है 1:8। मतलब क्या कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी बाय मास है 1:8। अब पूछा गया कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना मास चाहिए ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो सिंपल सा बात है, देखो सिंपल सा मान लेते हैं 1 ग्राम रिएक्शन करने के लिए 8 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, है ना।
तो टू कंप्लीट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, रिक्वायर्ड 8 ग्राम ऑक्सीजन, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन, देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ये तिगुना हो गया, इसको भी तिगुना कीजिए। तो 8 3 जा 24 ग्राम, मतलब ये ऑक्सीजन हो गया। तो हम कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन हुआ ना, 24 ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। तो तभी तो देखिए 3:24 की बात करेंगे तो ये क्या होगा, कट के 1:80 तो होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1:8 था ना, तो इसको अगर 3 किया गया, ये तिगुना हुआ, तो इसको भी तिगुना कीजिए तो 24 हो जाएगा, है ना। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा। ये रिएक्शन करेगा तभी आपको मिलेगा ये 3 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीट रिएक्शन कर पाएगा ऑक्सीजन से। तो 24 ग्राम चाहिए होगा ऑक्सीजन, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए। तो ये बात आप समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर 3 ग्राम कार्बन होता है, ठीक है, देखिए 3 ग्राम अगर हम कार्बन की बात करें, ठीक है, तो इसमें 8 ग्राम क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ बनता है CO2, 11 ग्राम बनाता है CO2, ऐसा होता है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या कहना है कि इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, 3:8। मतलब क्या हुआ कि जो केमिकल प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो होता है ये 3:8 में होता है। इससे पहले हम बता चुके आपको, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन करता है, ठीक है। तो ये बन रहा है आपको CO2। अब क्या हुआ, देखिए आपको कह रहा कि मान लीजिए 3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो है, ठीक है, सॉरी, 3 ग्राम जो है 0.3 ग्राम ऑफ CO कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन जलेगा 50 ग्राम ऑक्सीजन ना। अब क्या है कि 3 ग्राम फिर कार्बन को हम जलाएं 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 50 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कितना ग्राम यहाँ पे CO2 बनेगा। तो एक बात आप लोग ध्यान से समझिए कि पहली बात तो 3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 50 ग्राम ऑक्सीजन तो जलेगा नहीं, क्यों, तो 3 ग्राम कार्बन के साथ जो है 8 ग्राम ही ऑक्सीजन जलता है, तो 3 ग्राम कार्बन के साथ यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ पे 50 ग्राम नहीं 8 ग्राम ही लेगा, ये 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ही ऑक्सीजन को खत्म करेगा। तो बाकी कितना बच जाएगा, बाकी इसमें से 8 हटा दीजिए, तो हमेशा 3:8 की बात करेंगे, 3:8 में ही रिएक्शन करेगा, है ना। तो 3 ग्राम कार्बन आएगा तो 50 ग्राम क्या होगा, ये सॉरी 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। बाकी जो बचेगा 50 में से 8 को हटा दीजिए, 42 ग्राम ये अनरिएक्टेंट होगा, ये एयर में बच जाएगा या ऐसे बच जाएगा, इसका रिएक्शन नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 जो बनेगा ना वो 11 ग्राम ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए 3 ग्राम जो कार्बन है वो यहाँ पे 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करेगा, है ना, 8 ग्राम ऑक्सीजन ही लेगा, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन जो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेता है, इससे पहले बताया आपको जो है इसका रेशियो 3:8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया 50 ग्राम दीजिए, 100 ग्राम दीजिए, ये एक्चुअली ऑक्सीजन जो है 8 ग्राम ही लेके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 8 से ज्यादा लेगा नहीं। तो बाकी जो बचेगा 42 का, उसका क्या होगा, वो तो ऐसे बच जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और बना कितना, 8 और 3 मिलके ये 11 ग्राम ही बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है, कितना भी दे दे आपको, यहाँ पे 100 ग्राम भी दे दे तो याद रखिएगा, ठीक है, आप यहाँ पे 3 ग्राम जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन को ही कंज्यूम करेगा, ठीक है। हाँ, अगर ये 6 ग्राम होता तो 8 का ये भी दुगुना हो जाता, ये 3 था ये 6 हो जाता, तो ये 8 के दुगुना 16 हो जाता, ये भी है ना, तो ये 16 ग्राम ऑक्सीजन लेता, लेकिन ये तो उतना ही है, तो ये कैसे चेंज होगा, ये भी उतना ही होगा, ठीक है।